माइक ऑफ हुआ हुआ था। अब ऑन हो गया ना? ठीक है बेटा, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं सर? ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो हमें बात मालूम है कि ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं टोटल अगर बताऊं तो 8 टाइप के बेटा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, टोटल 8 टाइप के, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, तो बेटा वन बाय वन टॉपिक हमारा चल रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास सबसे पहली जो एप्लीकेशन है, बड़ी कॉमन एप्लीकेशन है बेटा, वो कहलाती है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। ठीक है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का मतलब ये होता है बेटा कि जो है वो कंप्यूटर के अंदर कितने टाइप के जो है वो हमारे पास इंटरफेसेस मौजूद हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि कमांड एंड इंटरफेस होता है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा? कमांड या इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती है। जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना होगा उसके लिए आप क्या लिखेंगे? कमांड और इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इसके बेटा एक तरफ एडवांटेजेस हैं और एक तरफ क्या है? डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में अगर आप जाएं तो एडवांटेजेस में बेटा ये है कि इट इज यूजर कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यानी ये इसका एडवांटेज है कि यूजर इजीली इससे इंटरेक्ट कर लेता है। जबकि इसके डिसएडवांटेज के अंदर आप जाएं तो बेटा इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको कमांड्स याद करनी पड़ती हैं हर काम को करने के लिए। और इसीलिए बेटा आप ये कह सकते हैं कि ये कमांड जो होती हैं ये स्लो होता है इसको, इसके साथ कंप्यूटर को इस्तेमाल करना। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोली, अब ये कमांड प्रॉम्प्ट आपको नजर आ रही है। अब मुझे लेट सपोज मैंने लिखा CLS, तो स्क्रीन इसने क्या कर दी? रिमूव कर दी। इसी तरह से मैंने लिखा CD, तो इसने पुराने वाले फोल्डर को हटा दिया। फिर मैंने लिखा CD, तो वो यूजर को भी हटा देगा। अब हम कहाँ आ गए? सी पर आ गए। तो बेसिकली बताने का जो मकसद है ना सर, वो ये है कि ये फोल्डर्स बने हुए सी का फोल्डर है। सही है, सी के फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो हमारे पास यूजर का फोल्डर है। यूजर के फोल्डर में आप जाएंगे तो हमारे पास HP का फोल्डर आ। अभी आप जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे कर रहे थे, इस जगह के पे। फिर उसके बाद मैंने कमांड चेंज कर दी तो मैं कहाँ आ गया? यूजर के फोल्डर पे आ गया। यानी अब जो मैं काम करूंगा वो यहाँ काम करूंगा। फिर मैंने सी पे आ गया तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली सी ड्राइव के अंदर जो है वो मौजूद है। अब मैं जो भी काम करूंगा वो मैं सी ड्राइव के अंदर कर रहा हूँ। समझ आ रही है सर मेरी बात? तो ये पॉइंट है जो आपने समझना है, क्लियर करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपके लिए चीजें समझना भी क्या हो जाएंगी सर? आसान हो जाएंगी। इस बात को आगे लेके चलते हैं भाई। सेकंड में आपको क्या बता रहा था? सेकंड में आपको बता रहा था कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो एक सेकंड टाइप होती है। देखें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है बेटा, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। सही है, यानी इसमें हम आप देखें तो यूजर को इंटरेक्ट जो है कंप्यूटर से करने के लिए, तो वो किस तरह से करता है? पिक्चर्स की फॉर्म में या सिंबल्स की फॉर्म में कर रहा होता है। सही है, जबकि कोई कमांड को आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। फिर आगे चले जाएं बेटा तो इसके एक तरफ एडवांटेजेस हैं और एक तरफ जो है सर डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में अगर आप जाएं सर, सो यूजर डज नॉट नीड टू लर्न एनी कमांड। आपको कोई कमांड याद करने की जरूरत नहीं, क्लिक करें, ऑप्शन को सिलेक्ट करें, कहानी खत्म। इट इज मोर यूजर फ्रेंडली। फिर इसके अलावा बेटा ये यूजर फ्रेंडली जो है वो ज्यादा होता है। सही है, ये इसका एक फायदा है। फिर डिसएडवांटेज में आप चले जाएं, दिस इंटर मोर कंप्यूटर मेमोरी देन CLI। ये बेटा कंप्यूटर की मेमोरी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू CLI। रीजन उसका बेटा क्या है? रीजन उसका ये है कि आप जो है वो उसको, कि आप जो है बेटा वो उसको इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो मेमोरी कंज्यूम इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वहां कन्वर्जन ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। सही है, तो ये रीजन है जिसकी वजह से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और आजकल देखें सारे के सारे CLI बेस्ड GUI बेस्ड ही होते हैं। ठीक है बेटा। बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो कहलाता है बेटा मेमोरी मैनेजमेंट। बेटा देखें, मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट का होता ये है कि क्यों इस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं सर? इस कॉन्सेप्ट को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज एज वी नो दैट कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास, अगर देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप की मेमोरीज होती है ना। आपके पास एक तरफ होता है जिसे हम नाम दे देते हैं माइक्रो प्रोसेसर। एक तरफ बेटा हमारे पास होता है माइक्रो प्रोसेसर।
ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर में होता क्या है। ओके बेटा, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। सो बेटा, मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सो यू कैन सी हेयर कि इसमें इन्होंने जो बात की है वो क्या की है, क्यों हम इसे इस्तेमाल करेंगे। उसका रीजन बेटा ये है कि मेमोरी मैनेजमेंट में होता ही है कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, देखिए ओवरऑल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आप देखिए हमारे पास एक तरफ होता है सीपीयू, एक तरफ बेटा हमारे पास होती है जिसे हम नाम दे देते हैं रैम। ठीक है, और एक तरफ बेटा हमारे पास होती है जिसे हम नाम दे देते हैं एसएसडी, या आप इसे जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव कह लीजिए। अब होता ये है कि आपने कोई भी एप्लीकेशन चलानी है, कोई भी आपने जो है वो सॉफ्टवेयर चलाना है, तो बेटा वो एसएसडी से उठ के कहाँ लोड होगा, रैम के अंदर लोड होगा। ठीक है, और फिर रैम के बाद बेटा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सीपीयू के पास। ठीक है, अब ये चीज मेक श्योर करना, मैनेज प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करना, जो कि क्या हो गई, रैम हो गई। ठीक है, और उसमें अलाउ करना कि किस तरह से रैम का डाटा एसएसडी, रैम और एसएसडी के अंदर मूव करेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा आएगा। ठीक है, या एसएसडी से रैम तक डाटा आएगा तो वो किस तरह से आएगा, कौन कौन सा डाटा आएगा, ये सारी चीजें मैनेज करना किसके का पार्ट होता है बेटा, मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट होता है। कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल दी मेमोरी लोकेशंस को सेव करता है ये। ठीक है, कि जो भी डाटा आप प्रोसेस कर रहे हो उसकी लोकेशंस क्या है। फिर इसके अलावा बेटा इसके अंदर काम होता है जो क्या कहलाता है, मेमोरी प्रोटेक्शन का। मेमोरी प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि भाई वी नो दैट कि कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स मौजूद हैं, और आप मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो एट अ टाइम चला सकते हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि जो डाटा एक एप्लीकेशन या जो फर्स्ट एप्लीकेशन का डाटा कहीं प्रोसेस हो रहा है, तो दूसरी एप्लीकेशन का डाटा भी रैम की उसी जगह पे सेव ना हो जाए। इस चीज को बेटा हम क्या नाम दे देते हैं, मेमोरी प्रोटेक्शन, कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस कैन नॉट यूज द सेम मेमोरी लोकेशन, यानी रैम की सेम मेमोरी लोकेशन के ऊपर एक से ज्यादा एप्लीकेशन का डाटा ना आ जाए। ठीक है, तो ये चीज बेटा क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक हो गई बात। फिर बेटा बात को आगे लेके चले, सो वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। बेटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट की अगर आप बात करें ना, सो इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट व्हाट वी हैव टू डू, हमें किन चीजों का ख्याल रखना होता है। बेटा देखिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट जब आप बात करेंगे, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट बेसिकली कहलाता है कि हम कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा प्रोसेस कर रहे हैं ना, कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हम तीन चीजों का ख्याल रखेंगे, यानी हमारा डाटा की इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, तीन चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, तीनों चीजें जो है वो हमें मेक श्योर करनी है। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि मेरा डाटा मेरी परमिशन के बगैर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो ये इंटीग्रिटी के खिलाफ है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि मेरा डाटा किसी और को नहीं मिलेगा, कोई नहीं देख सकता मेरे डाटा। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा का मतलब बेटा ये है कि अगर डाटा डिलीट हो जाए, ठीक है, तो वो डाटा मुझे क्या हो जाए, रिकवर हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये तीन चीजें हैं जिनको आपने कवर करना है। आप इसके अंदर फर्दर डिटेल्स में जाएं, तो मेमोरी मैनेजमेंट के टास्क कौन कौन से हैं भाई। भाई देखिए अक्सर वो पूछ लेता है, वो आपसे बोल सकता है कि मेमोरी मैनेजमेंट का टास्क बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। बेटा कैरिंग आउट ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स करना। दूसरा, इंश्योरिंग दैट एंटीवायरस इज ऑलवेज अप टू डेट, कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो हमेशा क्या है, अप टू डेट है। तीसरा बेटा पॉइंट क्या है, मेंटेन एक्सेस राइट्स फॉर ऑल द यूजर्स, तमाम यूजर्स के लिए एक्सेस राइट्स मेंटेन करना। ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट, एबिलिटी टू रिमूव डाटा व्हेन इट हैज बीन लॉस्ट और करप्ट, जस्ट जो कि मैंने आपको अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा के अंदर बताया था कि डाटा जो है वो अगर हमारा करप्ट हो जाता है तो वो हम उससे क्या कर सके बेटा, रिकवर कर सके। तो ये 5 पॉइंट है बेटा जिनको हमने क्या करना है, पक्का करना है, समझना है इनकी डिटेल्स को। ठीक है, तो 4 चीजें हैं जिनको आपने कवर करना है। ये चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। फिर बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट। बेटा फाइल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, बेटा फाइल मैनेजमेंट का काम ये होता है कि देखिए कंप्यूटर के अंदर हम समझते हैं कि सिर्फ एक फाइल सेव होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये जरा देखें ध्यान से। बेटा कंप्यूटर के अंदर जैसे मैंने ये सेव किया हुआ है चैप्टर डॉट पीडीएफ, ठीक है, कोई भी चैप्टर सेव किया हुआ है, तो ये जो चैप्टर है ये किसको रेफर कर रहा है बेटा, फाइल नेम को। और डॉट करके जो पीडीएफ लिखा हुआ है ये किसको रेफर कर रहा है बेटा, एक्सटेंशन को।
या अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट डाटा है, नोटपैड की फाइल है, तो वो .txt लिखा हुआ होगा। इसी तरीके से अगर कोई वेब पेज है तो वो डॉट करके लिखा हुआ होगा हमारे पास HTML। सही है, तो ये सारी की सारी क्या होती है बेटा, एक्सटेंशंस होती है। एक्सटेंशन से बेटा ये होता है कि कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर लेता है कि किस सॉफ्टवेयर के ऊपर उस फाइल को चलाना है। सो पहला फाइल मैनेजमेंट का काम होता है कि हम नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं, जो कि आपकी ये एक्सटेंशन हो सकती हैं फाइल के नेम के साथ। परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, आप देखिए कोई फाइल को क्रिएट, ओपन, क्लोज, डिलीट, रीनेम करते हैं बेटा, तो ये काम किसके अंदर आ जाता है, ये भी फाइल मैनेजमेंट का काम आ जाता है। थर्ड बेटा क्या होता है, मेंटेनिंग द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बेटा मेंटेन करते हैं कि किस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल मौजूद है। जैसे सी ड्राइव के अंदर आपके पास लेट सपोज 2 फोल्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। एक तरफ लेट सपोज मैं कह देता हूँ यूजर है, एक तरफ हमारे पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है जी। यूजर के अंदर लेट सपोज हमारे पास 3 यूजर है, मिस्टर अली है और मिस्टर अहमद है, ठीक है जी। तो बताने का जो मकसद है वो ये है कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या बने हुए होते हैं सर, ये एक हायरार्की बनी हुई होती है। तो ये कहलाते हैं सर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स। डायरेक्टरी फोल्डर को बोलते हैं, ये फोल्डर के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर इसके अलावा बेटा इंश्योरिंग मेमोरी लोकेशन फॉर अ फाइल, रीडिंग इन बाय फ्रॉम SSD एंड लोडिंग इनटू मेमोरी। और फिर ये मेक श्योर करता है मेमोरी लोकेशन, यानी अगर जैसे मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप के ऊपर कोई फोल्डर मौजूद है, कोई फाइल मौजूद है, मैं उसको डबल क्लिक करूंगा तो वो बेसिकली सिर्फ मेरे पास आइकन है, शॉर्टकट है। मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो कंप्यूटर की मेमोरी में सर्च होगा कि वो उसकी एक्चुअल फाइल कौन सी है, ठीक है। चले मैंने लेट सपोज डॉक्यूमेंट के अंदर लेट से मैं कहता हूँ यार के रिजल्ट की एक फाइल है, या चले मैं कह देता हूँ गेम है, ठीक है। एक गेम यहाँ पे हमारे पास सेव हुआ। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर जब गेम चलाया, क्लिक किया गेम की फाइल को, लेट सपोज मैंने क्या किया, गेम लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने इस फाइल को चलाया। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, अब ये क्या था, ये एक आइकन था, शॉर्टकट था। जैसे ही बेटा मैंने इसको चलाया, ये क्या करेगा, सर्च करेगा। सर्च करेगा कि किस जगह पे सी ड्राइव के अंदर या डी ड्राइव के अंदर, ई ड्राइव के अंदर इसकी ओरिजिनल फाइल सेव है। वो जैसे ही यहाँ पर उसे ढूंढेगा तो यहाँ मेमोरी लोकेशन में लोड, फिर उसके बाद उसको क्या कर देगा, रैम के अंदर लोड कर। तो ये चीज जो होती है ना बेटा, ये कहलाती है कि इंश्योरिंग मेमोरी लोकेशन फॉर अ फाइल बाय रीडिंग इट फ्रॉम SSD एंड लोड इनटू मेमोरी। तो हार्ड ड्राइव के अंदर ये सारा स्ट्रक्चर मौजूद है आपका, यहां से उठा के वो कहाँ लोड कर रहा है बेटा, रैम के अंदर लोड कर रहा है। सही है, ये चीज जो है सर किसके अंदर आ जाती है, फाइल मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। फिर सर हमारे पास होता है मल्टीटास्किंग। तो जरा जल्दी से इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं बेटा। देखिए मल्टीटास्किंग क्या होती है। बेटा मल्टीटास्किंग ये होती है कि जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, सो वी नो दैट कि कंप्यूटर में हमें लग रहा होता है कि कंप्यूटर जो है वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, ठीक है। और वो कैसे कर रहा होता है, क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे आप एक पीसी की बात कर लें, सो वी नो दैट कि यार उस पीसी के अंदर जो है वो हम लोग लेट्स से जो है वो कोई वर्ड के सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। पीछे आप कोई जो है वो ऑडियो भी सुन रहे हो, लेट्स से आप कोई लेक्चर सुन रहे हो, ऑडियो या वीडियो आपने लगाई हुई है, लेक्चर सुन रहे हैं आप, ठीक है बेटा। फिर इसके अलावा जो है वो लेट्स से आपने जो है ना वो साथ साथ PDF भी ओपन कर लिया है। तो ये 3 अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जो है वो एक साथ क्या कर रहे होंगे, सिंक्रोनाइज होकर चल रही होंगी। लेकिन बेटा ये सारी अलग अलग एप्लीकेशन है, चलेंगी तो एक ही माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर ना। माइक्रो प्रोसेसर तो बेटा एक ही होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक ही माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेटा क्या होंगी, चल रही होंगी। सो मल्टीटास्किंग होती क्या है कि इट अलाउज कंप्यूटर टू कैरी आउट मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। यानी बेसिकली करते क्या है मल्टीटास्किंग, कि ये कंप्यूटर्स को अलाउ करती है कि आप एक से ज्यादा टास्क जो है वो क्या कर सके बेटा, परफॉर्म कर सके, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा ये कि ईच ऑफ द प्रोसेसेस विल शेयर द हार्डवेयर रिसोर्सेज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि तमाम प्रोसेसेस, मतलब जितने भी टास्क हैं जो हम चला रहे हैं बेटा, वो सारे जो है वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को क्या करते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। तो देखें ये डायग्राम से भी आपको क्लियर हो रहा है, और अगर वो पूछे तो आप इस तरह बना के दिखा भी सकते हैं उसको, कि एक तरफ वेब ब्राउजर एप्लीकेशन चल रही है, एक तरफ ईमेल्स की एप्लीकेशन चल रही है, एक तरफ वर्ड प्रोसेसर चल रहा है और एक तरफ एंटीवायरस चल रहा है।
इन चारों को अलग अलग हम चला रहे हैं और इनको कौन डील कर रहा है? एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम डील कर रहा है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट हुआ हुआ है किसके साथ? एक सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर के साथ। सही है बेटा। तो ये चीज कंप्यूटर के अंदर क्या कहलाती है बेटा? मल्टीटास्किंग कहलाती है। अब फर्दर बात को आगे लेके जाएं तो दो चीजें रहती हैं, एक कहलाती है बेटा मैनेजमेंट ऑफ यूजर और एक बेटा कहलाती है रनिंग ऑफ एप्लीकेशन। दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं। बेटा देखिए, मैनेजमेंट ऑफ यूजर के ऊपर अगर हम जाएं तो बेटा इसके अंदर दो मेजर टास्क आप डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि कंप्यूटर अलाउ करता है एक से ज्यादा यूजर को, ऐसा ही है ना भाई, ताकि आप कंप्यूटर में क्या कर सकें? लॉग इन कर सकें। तो एक काम तो बेटा ये हो गया कि मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट के अंदर के कंप्यूटर्स अलाउ मोर देन वन यूजर टू लॉग इन टू द कंप्यूटर, के कंप्यूटर एक से ज्यादा जो है वो यूजर को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर में क्या कर सकें? लॉग इन कर सकें। एक टास्क बेटा ये हो गया। दूसरा बेटा ये होता है कि यूजर्स डेटा इज स्टोर इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ मेमोरी फॉर सिक्योरिटी रीजंस। दूसरा बेटा ये होता है कि जो यूजर्स का डाटा होता है, जैसे मिसाल के तौर पे एक पीसी है बेटा हमारे पास, उस पीसी के अंदर तीन अलग अलग यूजर है। जैसे लेट सपोज मैं कह देता हूँ भाई मिस्टर एक्स है एक तरफ, मिस्टर वाई, मिस्टर जी। अब इन तीनों ने अलग अलग अकाउंट बनाए हुए, इन तीनों के अलग अलग बेटा क्या होंगे? अलग अलग डाटा होगा। सही है। यानी कि मिस्टर एक्स ने अगर कोई फाइल सेव की है तो मिस्टर अली का, मिस्टर एक्स का अलग तरीके से डाटा सेव हुआ हुआ होगा, मिस्टर वाई का अलग डाटा सेव हुआ हुआ होगा और मिस्टर जी का अलग डाटा सेव हुआ हुआ होगा। अब इसके अंदर सिक्योरिटी लेवल्स है। अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं कह देता हूँ कि मिस्टर एक्स जो है वो एडमिन है तो वो सबका डाटा देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने सेट किया हुआ है कि यार ये एक अलग यूजर है, इसके राइट्स अलग है, मिस्टर वाई अलग सेपरेट है और जी जो है वो एक सेपरेट है, तो इसके अंदर बेटा हमारे पास ऑप्शन होता है कि वी कैन कस्टमाइज स्क्रीन लेआउट एंड अदर सेटिंग। हम बेटा स्क्रीन लेआउट सेट कर सकते हैं, अदर सेटिंग सेट कर सकते हैं। वी यूज सेपरेट फोल्डर्स एंड फाइल्स एंड टू मैनेज दीज देमसेल्व्स। और हम बेटा क्या कर सकते हैं? सेपरेट फोल्डर्स वगैरह क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, ताकि मिस्टर एक्स का डाटा मिस्टर वाई ना देखे, मिस्टर वाई का डाटा मिस्टर जी ना देखे। सही है, ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए होता है। तो ये चीज जो है बेटा वो मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट्स के अंदर आ जाती है। ओके, फर्दर बेटा बात को आगे लेके चलते हैं। लास्ट बेटा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहलाता है रनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। कि अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को रन करने की, तो बेटा देखें कभी आपने देखा है कि एप्पल के सॉफ्टवेयर के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है ना वो आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन चला रहे हो? ऐसा नहीं होता। आपको आईओएस के लिए अलग से आईओएस की ही एप्लीकेशन चाहिए होती है, ठीक है। इसी तरीके से आपको एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड की एप्लीकेशन चाहिए होगी, वो आईओएस वाली नहीं चलेगी। क्योंकि बेसिकली बैक एंड के ऊपर जो होता है ना बेटा वो मौजूद होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेटा जो कि मेन आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। और उसका इंटरेक्शन किसके साथ होना होता है बेटा? हार्डवेयर के साथ होना होता है। लेकिन हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास जो चीज मौजूद होती है बेटा वो क्या कहलाती है? फर्मवेयर कहलाती है। फर्मवेयर एक बेटा सेट ऑफ कोड होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि सेव की हुई होती हैं, ठीक है। और ये क्या करता है बेसिकली बेटा? ये एक इंटरफेस होता है बिटवीन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एन हार्डवेयर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर के दरमियान में जो चीज मौजूद होती है उसे क्या नाम दे देते हैं? फर्मवेयर नाम दे देते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये इसकी मदद से सारे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर वगैरह चल रहे होते हैं। सो एप्लीकेशन रिक्वायर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो किसके ऊपर काम करते हैं? वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ऑन विच द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन सक्सेसफुली रन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को सॉरी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको सपोर्ट कौन दे रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा होता है। क्योंकि इसके आगे जो लेयर होगी वो किसकी होगी? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होगी। सही है। तो ये तो बैक एंड का काम हो गया सारा का सारा, और ये फ्रंट आगे का काम हो गया कि यूजर जो एप्लीकेशन चला रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही बेटा आप जो है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हो? चला सकते हो। और जितने भी सॉफ्टवेयर चलते हैं वो चलते ही इसी के ऊपर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से आप देखेंगे जब भी आप कभी विंडोज वगैरह की या किसी भी गेम्स की सीडी खरीदने जाएंगे
सो यू विल ऑब्जर्व कि वो आपको दिखाता है कि सिस्टम रिकमेंडेशन क्या है, वो आपको दिखाता है कि कौन कौन से जो है वो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं सॉफ्टवेयर, तो वो सारी डिटेल इसीलिए बेटा आपको दिखा रहा होता है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ तक बेटा आपको अगर बात क्लियर हो गई है तो यहाँ तक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझना जरूरी था, इसीलिए जरूरी था बेटा बिकॉज बेटा इसके अंदर हमने जो टॉपिक कवर करना होता है वो एप्लीकेशंस को कवर करना होता है, सही। अच्छा, अब इसका लास्ट एक टास्क और रह गया है, जो रह गया है इंटरप्ट, चले वो भी कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। फिर आपका 4.2 रह जाएगा जो कि बहुत छोटा सा है। बेटा समझे बात को, इंटरप्ट होता क्या है बेटा, कंप्यूटर के अंदर देखें, कंप्यूटर में काम जो हो रहा होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एट अ टाइम एक टास्क प्रोसेस करता है। होता क्या है कि हमें जरूरत पड़ती है कि हम जो है वो कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करें। तो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये समझने की आपके पास क्या दिया हुआ है, ये एक माइक्रो प्रोसेसर दिया हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर एक टास्क आया कब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जो कि ये सारे टास्क वन का पार्ट है, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर यहाँ तक पहुंचा है तो दूसरा टास्क आ गया। अब माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि दूसरा टास्क आया है, उसके लिए जो सिग्नल्स होते हैं बेटा उन्हें हम नाम दे देते हैं इंटरप्ट सिग्नल्स, ठीक है। तो इंटरप्ट सिग्नल्स बेसिकली वो सिग्नल्स होते हैं जो कि सेंड करते हैं बेटा किसी भी डिवाइस से या किसी भी सॉफ्टवेयर से, किसको भेजे जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को। तो ऐसे समझ लें कि ऐसे सिग्नल जो कि माइक्रो प्रोसेसर को नोटिफिकेशन सेंड करते हैं उन्हें बेटा हम नाम दे देते हैं इंटरप्ट सिग्नल्स। तो इंटरप्ट सिग्नल्स बेसिकली वो सिग्नल्स होते हैं जो कि बेटा किसी भी डिवाइस से, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी सॉफ्टवेयर से माइक्रो प्रोसेसर को भेजे जा रहे हैं, ठीक है। और फिर माइक्रो प्रोसेसर उस करंट प्रोसेस को रोक के देखता है कि उसको उस टास्क को अगर प्रोसेस करना इंपॉर्टेंट है तो वो टास्क को पूरा कंप्लीट करता है, उसके बाद फिर टास्क वन पे को वो क्या कर रहा होता है, रिज्यूम कर रहा होता है। इस तरह से ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर एक काम करते करते दूसरा काम भी साथ साथ ही कर लेता है। ऐसा नहीं होता कि माइक्रो प्रोसेसर एट अ टाइम एक ही काम कर रहा हो, वरना तो फिर ये होगा कि आपने एक काम दिया, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो दूसरी इनपुट को कंसीडर ही नहीं करेगा। आप कुछ भी कमांड देते रहे कंप्यूटर चलाएगा ही नहीं, तो वो तो हमारे लिए बहुत अजीब सी बात होगी। आजकल देखें ना, मोबाइल फोन चलाते हैं तो एक टास्क चला रहे हैं फौरन दूसरे पे स्विच कर गए, तो कैसे होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर को नोटिफिकेशन पता चलता है इंटरप्ट सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है बेटा। फिर इसके अलावा दिस विल कॉज द माइक्रो प्रोसेसर टू टेम्परेरी स्टॉप व्हाट इज डूइंग सो इट कैन सर्विस द इंटरप्ट, यानी जो करंट प्रोसेस वो कर रहा होता है उसको वो रोक के वो फिर नए टास्क को क्या कर रहा होता है बेटा, वो परफॉर्म कर रहा होता है। अब आपको आगे लेके चलते हैं, लास्ट पॉइंट है कि इंटरप्ट जो होता है बेटा, इंटरप्ट जो है वो कैसे आ सकता है बेटा, ये हमारे पास इंटरप्ट सिग्नल्स होते हैं। जैसे एक कहलाता है बेटा जिसे हम नाम दे देते हैं टाइमिंग सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल ये होता है बेटा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ना प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, ठीक है। अब कंप्यूटर के अंदर बेटा सिग्नल होते हैं तो हमने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर टाइम सेट किया हुआ होता है कि भाई 4 सेकंड इस प्रोसेस को देने हैं, फिर 5 सेकंड, फिर वापसी 4 सेकंड इसको। तो इनके दरमियान में वो क्या कर रहा होता है, स्विच कर रहा होता है। कुछ टाइम प्रोसेस वन को देता है, कुछ टाइम प्रोसेस टू को देता है। तो टाइमिंग सिग्नल्स बेसिकली बताता है माइक्रो प्रोसेसर को कि भाई 4 सेकंड हो गए, प्रोसेस टू को टाइम दे, तो फौरन में प्रोसेस टू पे आ जाता है। तो बेसिकली कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, वो स्विच करता है इन बिटवीन प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू। एक तो बेटा ये हो गया टाइमिंग सिग्नल। दूसरा बेटा ये होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू भी क्या हो जाता है, प्रोसेस आता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप गेम खेल रहे हैं और आपने प्रिंटर में कमांड भी दे दी 100 पेजेस की, लेकिन एकदम पेज आउट ऑफ वो होता है, स्टॉक होता है, तो फौरन से कमांड आती है और कंप्यूटर को पता चल जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है कि पेज जो है वो खत्म हो गया, सही है। ये भी एक इंटरप्ट की फॉर्म होती है। हार्डवेयर फॉल्ट बेटा, चलते चलते फौरन से कोई हार्ड ड्राइव में कोई मसला आ गया, तो ये आपका क्या कहलाता है, हार्डवेयर फॉल्ट कहलाता है। इसी तरह से बेटा सॉफ्टवेयर के एरर भी होते हैं कि अगर कोई सॉफ्टवेयर का कोई एरर हो गया तो फौरन से माइक्रो प्रोसेसर उसको नोटिफाई कर देगा, ठीक है। नहीं नहीं, तो बेसिकली बताने का जो मकसद है वो ये है कि इंटरप्ट सिग्नल जो होता है ये 4 तरह से जनरेट हो सकता है। अगर वो आपसे पूछ रहे तो आप उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि कंप्यूटर में किस तरीके से जो है सर हम लोग जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह।